नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपना एम्बेसी ऑफिस बंद करने का फैसला लिया है। अमेरिका के अलावा स्पेन ने भी अपना यूक्रेन में एम्बेसी ऑफिस बंद कर दिया है। ऐसा दोनों देशों ने इसलिए किया है क्योंकि दोनों को 20 नवंबर की रात को बड़े हवाई हमलों की खबर मिली है। महाराष्ट्र और झारखंड में आज विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में 58% वोटिंग देखी गई, वहीं झारखंड में 67.59% वोटिंग देखी गई। आज उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में बाई इलेक्शंस भी थे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के ऊपर आज बाई इलेक्शन हुए हैं, वहीं पंजाब की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर बाई इलेक्शंस हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव ने कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोकने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस नाके लगाकर, डराकर, धमकाकर आई कार्ड चेक करके मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोक रही है, जबकि आदेश यह है कि कोई भी पुलिसकर्मी वोटरों का वोटर आईडी कार्ड चेक नहीं कर सकता है। इसको लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई भी की है और 7 पुलिसकर्मियों को उत्तर प्रदेश में सस्पेंड किया गया है। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर हुए बाई इलेक्शंस में 63% वोटिंग देखी गई है, जिसमें गिद्दड़बाहा सीट के ऊपर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। वहां पर 81% मतदान हुआ है। वहीं डेरा बाबा नानक की सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स आमने सामने भी हो गए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स के बाद लगातार कांग्रेस ईवीएम हैक होने के आरोप लगा रही है। आज हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए कहा है कि हरियाणा में 14 विधानसभा सीटों के ऊपर ईवीएम हैक हुई है। कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया को इसको लेकर 8 अक्टूबर को मैसेज भी आया था। उन्होंने मैसेज भी आज मीडिया के सामने दिखाया है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर हम जर्नल इंटरनेशनल खबर रखते हैं अपने बुलेटिन में और रूस यूक्रेन युद्ध की खबर है। हम लगातार अपने बुलेटिन में चाहे इजराइल गजा का संघर्ष हो या फिर बात हो रूस यूक्रेन की, हम हर खबर आपको अपडेट करते हैं। आज की जो बड़ी अपडेट आई रूस यूक्रेन के वॉर के बीच में कि यूक्रेन से कई सारी कंट्रीज ने अपने एम्बेसी ऑफिस बंद कर दिए हैं। रूस यूक्रेन की राजधानी है कीव। कीव में सबसे पहले अमेरिका ने अपने दफ्तर को बंद करने का फैसला लिया और वहां से अपने कर्मचारियों को बुला लिया। फिर स्पेन ने ऐसा किया। दोनों देशों का कहना है कि उनको पुख्ता जानकारियां मिली हैं कि रूस की तरफ से बड़े हवाई हमले यूक्रेन के ऊपर किए जा सकते हैं, इसलिए वे यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दफ्तर बंद कर रहे हैं। अब अमेरिका ने एक तरफ तो अपना एम्बेसी, जो दूतावास जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, अपना दूतावास बंद कर दिया, अपनी एम्बेसी बंद कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ यही अमेरिका लगातार यूक्रेन को युद्ध के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है और रूस के साथ पंगे लेने के लिए उकसा रहा है। आप सबको पता है कि पहले लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें चलाने की परमिशन अमेरिका ने दी और आज एक खुफिया विभाग से एक रिपोर्ट और लीक हुई है। वो रिपोर्ट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंड माइंस देने पर सहमति जता दी है। यानी कि जो लैंड माइंस होती हैं वो अब अमेरिका यूक्रेन को देने वाला है। और इसका जो रूस का जो अमेरिका का रक्षा विभाग है उसके एक अधिकारी ने बीबीसी को इसकी पुष्टि की है। वहीं जो रूस का जो खुफिया विभाग है उसको भी यह बात पता चली है, उसने भी आज पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को लीक किया। तो एक हिसाब से एक अमेरिका एक तरफ तो यूक्रेन को उकसा रहा है, दूसरा जब उसको डर लग रहा है कि उसके जो एम्बेसी है यूक्रेन की राजधानी कीव में उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, वहाँ पर कोई हवाई हमले रूस की तरफ से हो सकते हैं, तो वो अपने कर्मचारियों को वापस बुला रहा है। तो ये एक चीज़ है और जो कि इंटरनेशनल खबर मुझे लगा कि आप तक पहुँचानी ज़रूरी है। एक इंटरनेशनल खबर साउथ एशिया से भी है। साउथ एशिया की का एक देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाने मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत दे दी है। इमरान खान आप सबको पता है कि जेल में बंद हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो, और लगभग उनको 12 मामलों के अंदर जमानतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो जेल में रहेंगे। उनका जो अहम केस है उसकी सुनवाई 30 नवंबर को लाहौर के हाई कोर्ट में होगी। अगर उस केस में उनको जमानत मिलती है तो फिर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद इमरान खान जेल से रिहा हो जाएं, लेकिन तोशा खान वाले मामले में तो उनको अब अभी के लिए मुझे लगता है कि जेल से रिहाई नहीं मिलेगी, हालांकि जमानत उनको मिल गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो भारत में जो बाई इलेक्शंस हो रहे थे और जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे दो राज्यों में, उनके बारे में है। शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव से। महाराष्ट्र और झारखंड, दो सूबे जहां पर फुल फ्लैज विधानसभा चुनाव हो रहे थे, आज उनकी वोटिंग खत्म हो गई है। झारखंड में पहला फेज 13 नवंबर को हुआ और जिसमें 43 सीटें थी, और अब जो दूसरा फेज है अब 20 नवंबर को हुआ है। महाराष्ट्र में एक ही फेज में सारी वोटिंग हुई है और आज 20 नवंबर को ही हुई है। जो रिजल्ट है वो 23 नवंबर को आएगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि कितना मतदान टोटल दोनों राज्यों में हुआ है। महाराष्ट्र में कम हुआ है, महाराष्ट्र में 58% हुआ है जो वोटिंग। शाम 5 बजे तक का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, जो फाइनल डेटा है वो कल सुबह तक पता चल पाएगा, तो कल के बुलेटिन में जो फाइनल डेटा भी मैं आपको बता दूंगा। और जो झारखंड में 67.59 जो परसेंट वोटिंग है शाम 5 बजे तक हुई, तो ये मोटा मोटा आंकड़ा है। और देखिए तो आप 10% वोटिंग का अंतर है महाराष्ट्र और झारखंड में। अब आपको पता है कि ट्रेडिशनल जो इंडियन मीडिया है वो जैसे ही मतदान खत्म होता है, जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, वो एग्जिट पोल्स भी दिखाना शुरू कर देता है। ऐसे ही दोनों सूबों के एग्जिट पोल्स भी आ गए हैं। मैं जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं वो भी आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र से जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े आ रहे हैं उसमें आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में टोटल 288 विधानसभा सीटें हैं, तो एक हिसाब से 150 के आसपास सीटें चाहिए होती है, 145 प्लस सीटें चाहिए होती सरकार बनाने के लिए। और उसमें जो अलग अलग सर्वे कंपनियां हैं, सबसे पहले तो हम मेटराइज सर्वे की बात करें तो वो 150 से 170 तक सीटें बीजेपी एनडीए अलायंस को दे रही हैं, जिसको वहां पर महायुति अलायंस कहा जा रहा है। वही कांग्रेस के जो उद्धव ठाकरे के और शरद पवार वाली एनसीपी का जो अलायंस है, जिसको वहां पर महाविकास आघाड़ी कहा जा रहा है, या फिर आप इंडिया अलायंस कह सकते हो मोटा मोटी, उनको वो 110 से 130 सीटें दे रहे हैं। ऐसे ही चाणक्य स्ट्रेटेजी वाले 150 से 160 तक सीटें महायुक्ति यानी कि एनडीए अलायंस को, और इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस का जो अलायंस है उसको 130 से 140 सीटें दिखा रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं मतलब वहाँ की जो मराठी मीडिया है उसकी बात करूँ तो लोकशाही जो मराठी है उसका सर्वे कह रहा है कि एनडीए को 128 से 142 सीटें आएंगी, यानी कि वो एनडीए को क्लियर मेजोरिटी नहीं दे रहे हैं। वहीं वो महाविकास अघाड़ी को भी 125 से 140 सीटें दे रहे हैं, यानी कि दोनों को बराबरी पे ही रख रहे हैं। और जो अदर्स हैं यानी कि इंडिपेंडेंट हो या फिर और छोटी छोटी पार्टियां हों, उनको 18 से 23 सीटें दे रहे हैं। यानी कि जो महाराष्ट्र का जो मराठी मीडिया है, जो लोकल मीडिया है, वो कह रहा है कि जो सीटें हैं क्लियर मेजोरिटी दोनों ही अलायंसेस को नहीं आ रही, यानी बीजेपी के एनडीए अलायंस को भी नहीं आ रही और कांग्रेस के इंडिया अलायंस या फिर महाविकास आघाड़ी अलायंस भी आप उसको कह सकते हैं, दोनों को ही मेजोरिटी नहीं आ रही। और कम से कम 18 से 25 सीटें अदर्स यानी कि इंडिपेंडेंट और छोटी छोटी पार्टियां ये जीत के आएंगी, यानी कि महाराष्ट्र की सत्ता अब की बार दिलचस्प होने वाली है। मैं अगर यकीन करूं तो मैं तो जो मराठी का लोकल मीडिया है महाराष्ट्र का, जो लोकशाही मराठी रुद्र सर्वे है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा यकीन करना चाहूँगा। मेरा अपना भी मानना यही है कि महाराष्ट्र में क्लियर मेजोरिटी किसी की भी नहीं आ रही है। और दिलचस्प होगा कि वहाँ पर एनडीए बीजेपी सरकार बनाएगी या फिर इंडिया अलायंस या फिर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगा। और अगले सूबे की हम बात करें तो अगला सूबा झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के ऊपर 2 फेज में वोटिंग हुई है। 13 नवंबर को पहले फेज की, 20 नवंबर को आज हुई है। इसमें जो मेट्राइज एग्जिट पोल्स हैं वो 42 से 47 सीटें दे रहे हैं एनडीए को, और इंडिया अलायंस को वो 25 से 30 सीटें दे रहे हैं। जो एक्सिस माई इंडिया है वो बिल्कुल सभी एग्जिट पोल्स के उलट बात कह रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया अलायंस को 53 सीटें आएंगी और एनडीए अलायंस को 25 सीटें आएंगी। चाणक्य स्ट्रेटेजी वाले झारखंड में एनडीए को 45 से 50 सीटें दे रहे हैं और इंडिया अलायंस को 35 से 38 सीटें दे रहे हैं। तो ये एक मोटा मोटा जो एग्जिट पोल्स हैं
वो दिखा रहे हैं कि झारखंड में, ज़्यादातर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि झारखंड में एनडीए बीजेपी की सरकार बन रही है, पर मेरा मानना है कि वहाँ पर मामला फसमा है और वहाँ पर जो इंडिया अलायंस है, या फिर आप कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं अभी के मौके पर, वो आराम से सरकार बना लेंगे। तो ये एक मोटा मोटा मुझे लगा कि इसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन जो सबसे कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट है झारखंड के बारे में, वो तो हमें जो शिवराज सिंह चौहान हैं और केंद्र में खेती बाड़ी मंत्री, उनकी देखी, क्योंकि वो बीजेपी की तरफ से झारखंड में प्रभारी बना रखा था उनको। वो कह रहे हैं कि हमने झारखंड के चुनाव को 3 महीने ग्राउंड से देखा और हमारा ये माना कि बीजेपी वहाँ पर सरकार बना रही है। तो ये दावा झारखंड से जो शिवराज सिंह चौहान हैं, जो मध्य प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री और हाल में कैबिनेट मिनिस्टर हैं खेती बाड़ी के, तो उन्होंने ये दावा किया है। खैर, अब बाई इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शंस की। 9 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा था वहाँ पर। वैसे तो 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव होना चाहिए था, लेकिन जो अयोध्या वाली सीट है, मिल्कीपुर वाली, उस सीट से विधानसभा चुनाव उस पर नहीं करवाया गया। और डर था कि कहीं अयोध्या की जैसे लोकसभा सीट हार गई है बीजेपी, कहीं विधानसभा सीट ना हार जाए, इसलिए उन्होंने उस सीट को अलग से उसके ऊपर चुनाव करवाने का फैसला किया है। बहरहाल अब 9 सीटों की बात कर लेते हैं। आज पूरा दिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से अलग अलग किस्म की वीडियोस आती रही, जिसमें ये देखा गया कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, खासकर जो मुस्लिम समुदाय है, उसके वोटर्स को उत्तर प्रदेश पुलिस रोकती दिखी उन वीडियोस में एक थानेदार पिस्तौल तानते हुए भी दिखा। और इन सब वीडियोस को जो उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया अखिलेश यादव अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते रहे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे उत्तर प्रदेश सरकार के दबाव में आकर मतदाताओं को रोक रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब केंद्रीय चुनाव आयोग ने कह रखा है कि पुलिस वोटर आईडी चेक करने का अधिकार नहीं रखती है, तो फिर पुलिस बैरिकेडिंग करके क्यों रखी हुई है, और क्यों वो जो वोट डालने आ रहे हैं उन लोगों के आई कार्ड चेक कर रही है। कई सारे सवाल उन्होंने उठाए। हालांकि बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है, उसकी भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो जो मीरापुर सीट थी मुजफ्फरनगर की, वहाँ से तो बहुत भयानक विजुअल आया, जिसमें एक थानेदार जो वहाँ का मीरापुर एसएचओ था, मीरापुर की कोतवाली का एसएचओ था, वो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बंदूक तानते हुए दिखा। उसने गाली भी दी और वो वीडियो काफ़ी मीडिया पे वायरल है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रिनवा, उनका कहना है कि 5 अधिकारी, इस मामले में 5 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उनको सस्पेंड किया गया है। 2 अधिकारी मुजफ्फरनगर के हैं, 2 अधिकारी कानपुर के हैं, 1 अधिकारी मुरादाबाद के हैं। तो ये चीज़ें आ रही हैं। एक हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो बाई इलेक्शन है, उसमें बाय एंड लार्ज आज शाम तक ये नैरेटिव सेट हो गया था कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को उत्तर प्रदेश पुलिस वोट डालने नहीं देना चाह रही थी। उनकी वोटिंग को स्लो भी किया गया, उनको डरा धमका कर हतोत्साहित भी किया गया, जबकि सरकार की मशीनरी का काम होता है कि वोटरों को वोट पोलिंग स्टेशन तक आसानी से लेकर जाए, ना कि उनको हतोत्साहित करें यानी कि निराश करें। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर वही दिल्ली के प्रदूषण के बारे में। लगातार पिछले 15-20 दिन से अपने हर एक बुलेटिन में मैं दिल्ली के प्रदूषण के बारे में जिक्र कर रहा हूं। आज भी दिल्ली का AQI गंभीर स्थिति में रहा, 500 पार दिल्ली का AQI रहा। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। और वहां पर अब फैसला ले दिया गया है कि जो दिल्ली सरकार के सभी सरकारी विभाग हैं, उनमें 50% कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे और इसको लागू कर दिया गया है। 50% काम अब वर्क फ्रॉम होम के तहत होगा और अब देखना होगा कि इसका कितना असर पड़ता है और कितना नहीं पड़ता है। जो दिल्ली में मोस्टली पूरा दिन जो AQI रहा वो 400 से 500 के बीच में रहा, जिसको गंभीर श्रेणी कहा जाता है एक हिसाब से एयर पोल्यूशन की। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबर है। और स्पोर्ट्स में जो टेनिस के मशहूर खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, उन्होंने आज संन्यास ले लिया है। स्पेन के खिलाड़ी हैं और 38 साल के हो गए हैं। 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं राफेल नडाल ने। पूरी दुनिया उनको जानती है, उनके टेनिस के खेल सबने देखे हैं। और आज उन्होंने नीदरलैंड के बोटिक वोन के सामने अपना आखिरी मैच खेला। हालांकि वो इस मैच को हार गए 6-4 6-4, 2 सेटों में, सीधे 2 सेटों में उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपने एक हिसाब से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 20 साल के मेरे प्रोफेशनल कैरियर में आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे बुरे वक्त में खेलते हुए
आप लोगों ने मेरा साथ दिया और प्रोत्साहित भी किया जब मैं बुरे वक्त से गुजर रहा था। तो नडाल को बेसिकली क्ले कोर्ट का बादशाह माना जाता है और 14 फ्रेंच ओपन सिंगल्स जीतना एक बड़ा काम है। और पिछले में अगर मैं कहूँ तो रोला गेरा में खेले गए 116 अहम मैचों में से उसने 112 मैच जीते हैं, सिर्फ 4 मैच हारे 116 में से। तो एक बड़ा खिलाड़ी टेनिस की दुनिया का, रोजर फेडरर जितने ही कद का कह सकते हैं, मतलब उससे राफेल नडाल, बल्कि मैं तो रोजर फेडरर से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मानता हूं। तो एक हिसाब से आज टेनिस का सबसे बड़ा खिलाड़ी कह दें तो अभी के लिए मौके के, तो वो भी गलत नहीं है। उनको संन्यास लेना पड़ा है और उन्होंने स्पेन की अपनी टीम का भी धन्यवाद किया, नीदरलैंड जहाँ पर वो मैच खेल रहे थे उनका भी धन्यवाद किया है। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर पंजाब से, पंजाब के बाई इलेक्शंस के बारे में। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर आज बाई इलेक्शंस खत्म हो गए हैं। अब पहले ट्रेडिशनली जो जैसे बुलेटिन में हम करते हैं कि पहले आपको वोटिंग परसेंट बता देते हैं, वोटिंग परसेंट 63% रही है। हालांकि फाइनल वोटिंग परसेंट कल पता चलेगा। मैं जो बता रहा हूँ शाम 6 बजे तक के डेटा बता रहा हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वोट परसेंट देखे गए वो गिद्धड़बाहा कॉन्स्टिट्यूंसी में देखे गए 81%, 81% वोटिंग गिद्धड़बाहा में हुई है। और काफ़ी ज़्यादा वोटिंग है। आप सबको पता है कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं डिम्पी ढिल्लों आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि अकाली दल के नेता होते थे, लेकिन अकाली दल को छोड़कर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। मनप्रीत बादल पंजाब के साबका फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी वहाँ से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि वहाँ पर अमृता वड़िंग और डिम्पी ढिल्लों के बीच में मुकाबला है। अब 81% वोटिंग हुई है, तो कुछ भी कहना नामुमकिन है। लोग कह रहे हैं, लोग कयास लगा रहे हैं कि यहाँ से अब की बार डिम्पी ढिल्लों चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अमृता वड़िंग ने भी अच्छा चुनाव लड़ा है, तो देखना होगा। तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि कौन वहाँ से जीतेगा। दूसरी सीट जिसके बारे में बात होनी चाहिए वो है डेरा बाबा नानक। हालांकि डेरा बाबा नानक में जो वोटिंग परसेंट है वो गिद्धड़बाहा से कम है। और डेरा बाबा नानक में अगर मैं बताऊं तो 63% वोट परसेंट हुए, वोट पोल हुई हैं 6 बजे तक 63% वोट पोल हुई हैं। बरनाला में 54% और चब्बेवाल में 53% हुई हैं। डेरा बाबा नानक में बेसिकली जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो आमने सामने भी हो गए थे। और इसमें तो यहाँ तक भी हुआ कि जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं उनके जो बेटे हैं उनकी उनकी बहस गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के भाई के साथ हो गई और आपस में दोनों की बहसबाजी भी, वो वीडियो भी वायरल हो रही है। तो ये काफ़ी मामला है। और जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं वो लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं जो गैंगस्टर हैं जग्गू भगवानपुरिया की, वो जेल से वीडियो कॉल के थ्रू वहाँ के डेरा बाबा नानक के वोटर्स को डरा रहे थे। तो ये एक मामला आज फिर दिखा, जो सुखजिंदर रंधावा के बेटे और जग्गू भगवानपुरिया के भाई आमने सामने दिखे और उनके बीच में बहसबाजी भी हुई है। बरनाला में 54% वोट परसेंट, क्योंकि शहरी सीट है, कम मेरे को तो लगता है कि कम हुई है। चब्बेवाल में भी उतनी ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई है, सिर्फ 53%, सबसे कम चब्बेवाल में हुई 53% वोट परसेंट हुई है। लोगों का मानना है कि 4 में से 2 या 3 सीटें जो है आम आदमी पार्टी जीत सकती है और एक सीट के ऊपर कांग्रेस, 1 या 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। लोगों का ऐसा इसलिए मानना है क्योंकि उनको एक तो अकाली दल चुनाव नहीं लड़ रही है और दूसरा बीजेपी इतने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के नहीं उभरी है। और बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इतने मतलब उतनी हवा नहीं बना पाए जितने की उनसे उम्मीद थी। तो लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही मुख्य मुकाबला है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस से आई। हरियाणा कांग्रेस ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 8 अक्टूबर को उनके इंचार्ज दीपक बाबरिया को एक मैसेज आया था जिसमें यह जिक्र किया गया था कि आपकी 14 विधानसभा सीटें आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपके साथ चीटिंग की जाएगी। और उन्होंने आज हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दावा किया है कि 14 विधानसभा सीटों के ऊपर ईवीएम हैक की गई थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब इसके लिए वो कोर्ट में जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा कांग्रेस को ठीक ठाक डांट फटकार लगाई जा चुकी है और कहा जा चुका है कि ये ईवीएम वाला आप एपिसोड बंद करिए। लेकिन अब जब से विधानसभा चुनाव हरियाणा का हुआ तब से कांग्रेस लगातार ईवीएम के ऊपर बात कर रही है और कह रही है कि हम चुनाव हारे नहीं हैं बल्कि ईवीएम से हराए गए हैं।
तो आज के लिए इतना ही, और कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो।